to pharmacology. I hope you all had a very good Eid vacations and now we are back to our study sessions. So you already started with endocrinology, which is probably the last major topic of your pharmacology, and then you'll be left with a couple of small chapters and minor topics which we'll be covering later on. Okay, so with endocrinology today we are going to start with the topic of thyroid and anti-thyroid drugs. Thyroid is a very interesting topic and rather important from examination point of view as well. तो अगर हम इसको थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो you'll be having a lifetime experience कि आप routine में around you people how you can observe a patient of thyrotoxicosis or hypothyroidism and how you have to approach a patient with thyroid problem clinically. ठीक है, हम यहाँ पे जीपी की बात कर रहे होते हैं. When we are studying pharmacology, we are preparing you to be a good general practitioner rather than being a surgeon or a medicine expert. और वो एक्सपर्ट बनने में हमें काफ़ी टाइम लगता है. तो इनिशियली सबसे पहले we are doctors in our own homes. तो अगर हमें फार्माकोलॉजी की बेसिस नहीं आती होगी तो हमारी मेडिसिन की बेसिस उतनी वीक होगी and we'd be unable to answer very simple questions asked to us here and there. So you are familiar with thyroid gland from your anatomy and physiology. A very quick review. Anatomically speaking, thyroid gland is present in your neck region. We all know that. A butterfly-shaped gland, very beautiful, which moves with your swallowing. We all know that. And physiologically speaking, the thyroid gland facilitates the normal growth and maturation in the body by maintaining a level of your metabolism in the tissues that is optimal for their normal function. हमारी पूरी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो भी एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, उसको सपोर्ट करते हैं हमारे थायराइड हार्मोन्स, व्हिच मींस कि जब यहाँ पे आपका बीएमआर मेंटेन हो रहा है, उसके अंदर रोल प्ले कर रहे हैं आपके थायराइड हार्मोन्स. और बॉडी के सारे ऑर्गन्स में, सारे टिश्यूज में जब एनर्जी प्रोडक्शन की बात हो रही है, रादर कैटाबॉलिक रिएक्शंस की बात हो रही है, तो वहाँ पे एक्शन किसका होगा? एंडोक्रिनोलॉजिकली स्पीकिंग थायराइड हार्मोन्स का. एंडो जब आप पढ़ोगे आपको सीनियर्स से एक ही फीडबैक मिलता है कि दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम्स बट दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक. और आप ये देखोगे कि आपकी पूरी बॉडी इज गवर्न्ड बाय दीज हार्मोन्स. हमारे सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, हमारे सारे इमोशनल फंक्शंस, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दीज हार्मोन्स. और अब हम आजकल अगर देखें तो एंडोक्रिनोलॉजी जो है वो क्लिनिकली बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि हर डॉक्टर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट करने से पहले, आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट करने से पहले या आपके किसी भी माइनर से माइनर इश्यू को डील करने से पहले आपको कहता है कि अपना हार्मोन स्टेटस रेगुलेट करो, हार्मोन स्टेटस चेकअप करवाओ. क्योंकि इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू करेक्ट योर अंडरलाइंग हार्मोनल प्रॉब्लम, नो मैटर हाउ गुड यू हैव अ सर्जन, हाउ गुड अ मेडिकल फिजिशियन यू हैव, आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी और इट वुड कम बैक. तो इसलिए हार्मोनल बेसिस को करेक्ट करना इज प्राइमरी in any disease. Okay, so thyroid follicles are the structural and the functional unit of your thyroid gland, and the thyroid gland is the source of two different type of hormones. ये आप सब बातें आपको ऑलरेडी पता है, मैं सिर्फ क्विक रिव्यू के लिए इसको रीड आउट कर रही हूँ. Iodothyronines, which are T3 and T4, leothyroxine and leotrix, and then is your calcitonin जो कि आपके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से लिंक है. अब कैल्सिटोनिन जो है उसको हम स्टडी करेंगे बोन मिनरल होम्योस्टेसिस के साथ, क्योंकि वहाँ पे हम कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को स्टडी करते हैं. एंड विद इन द लिमिट्स ऑफ दिस चैप्टर वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस योर आयोडोथायरोनिन्स, योर T3 एंड T4 हार्मोन. ये पहले वाला जो स्लाइड थी इसमें आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लिया, ये आपकी एनाटॉमी है, और दूसरे में हमने उसको हिस्टोलॉजिकली आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से एक छोटा सा थायराइड फॉलिकल होता है, कैसे उसकी एंडोथीलियम है और कैसे उसकी अंदर स्पेस है जिसके अंदर सारा सिंथेसाइज्ड जो सिक्रेटरी प्रोसेस है वो आपको नजर आ रहा होता है. टाइप्स ऑफ योर थायराइड हार्मोन्स, ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड देन इज योर टेट्राआयोडोथायरोनिन. ट्राईआयोडोथायरोनिन को हम कहते हैं T3 एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन को हम कहते हैं T4. एंड यू विल बी कमिंग अक्रॉस अ लॉट ऑफ लैब रिपोर्ट्स फ्रॉम योर रिलेटिव्स एंड पीपल अराउंड यू जो आपको बता रहे होंगे कि जी T3, T4, TSH डॉक्टर ने करवाया था, तो काइंडली इस रिपोर्ट को इंटरप्रेट कर दें. तो आप उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे और आपको कैसे पता चलेगा कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है या हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, वो भी हम थोड़ा सा माइन्यूटली यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे. एंड देन इज योर आयोडीन कंटेनिंग अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स ऑफ थायरोनिन, जो कि बहुत माइनर अमाउंट में सिक्रीट हो रहे होते हैं यहाँ थायराइड ग्लैंड से. अब बेसिकली क्या सिंथेटिक प्रोसेस होता है ये मैं आपको लेटर ऑन बताती हूँ, पर जनरली हम लोग ये देखते हैं
कि आपके पास थायराइड हार्मोन का पेशेंट क्लिनिकली किन दो कंडीशंस में आता है, हाइपरथायरॉइडिज्म में और हाइपोथायरॉइडिज्म में। यानी वन इज योर अंडर फंक्शनिंग ऑफ योर ग्लैंड एंड द अदर इज द ओवर फंक्शनिंग ऑफ योर ग्लैंड। ये वाला डायग्राम देखें, या आप फिजियोलॉजी में भी देख कर आए होंगे, जस्ट रिविजन ऑफ दिस, कि थायराइड हार्मोन में सिक्रीशन कैसे होती है या सिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड हार्मोन कैसे होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। बट द सिंथेसिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन सिक्रीटरी रेगुलेटर्स फ्रॉम योर एंटीरियर पिट्यूटरी विच इज फर्दर अंडर कंट्रोल ऑफ योर हाइपोथैलेमस। ये सब बातें हमें पता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है वो आपके इमोशनल स्टेटस पे, आपकी दूसरी जनरल वेलबींग ऑफ बॉडी से इफेक्ट होता है, और वो इमोशनल सर्किट्स जो हैं जिसमें कि कोल्ड, एक्यूट साइकोसिस, योर सर्काडियन रिदम्स यानी दिन और रात का जो भी आपका साइकिल है, एंड देन योर, ये आपके सारे पॉजिटिव मॉड्यूलेटर्स हैं विच आर गोइंग टू इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। और जो आपका सिवियर स्ट्रेस है दैट इज योर नेगेटिव मॉड्यूलेटर, जो कि हाइपोथैलेमस को सप्रेस करेगा और ये थायराइड की पूरी चेन को अल्टीमेटली सप्रेस करेगा। हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, which then ultimately acts on your anterior pituitary, which then secretes your TSH, thyroid secreting hormone या stimulating hormone। वो आगे आपके थायराइड पे एक्ट करेगा और वो थायराइड को स्टिमुलेट करेगा तो T3 और T4 का सिंथेसिस करवाएगा। लैब में जब हम बात करते हैं तो वी आर नॉट कंसर्न विद योर TRH, हम TRH को फोकस नहीं करते, वी जस्ट फोकस अपॉन TSH एंड योर T3 T4। नाउ एज अदर बॉडी प्रोसेसेस, वही हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक जो हमारा ऑटो रेगुलेशन का प्रोसेस है बॉडी का, तो यहाँ पे भी एक्टिवेट होगा। थायराइड ग्लैंड से जो T3 T4 निकलेंगे, they are going to produce a negative feedback effect on your hypothalamus as well as your anterior pituitary. They are going to signal to your hypothalamus and anterior pituitary that no further secretion is required. यानी नॉर्मल बॉडी मेंटेनेंस के लिए जब आपके T3 T4 लेवल ब्लड में ऑप्टिमल हो जाएंगे तो वो फर्दर सिक्रीशन को सप्रेस करेंगे, TSH और TRH को सप्रेस करके। तो क्लिनिकली स्पीकिंग, जब आप हाइपरथायरॉइडिज्म में होगे, जब आपका थायराइड ग्लैंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ T3 T4 करेगा, तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि आपका TSH जो है उसकी सप्रेशन शो हो रही होगी। और जब आप हाइपो स्टेज में होंगे तो क्योंकि आपका एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल मिल रहा है कि बॉडी में थायराइड हार्मोन्स नहीं है, तो आपका TSH जो है वो इंक्रीज्ड अमाउंट में होगा। एंड TSH इज मोर इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिकली इन स्पाइट ऑफ योर T3 एंड T4, क्योंकि T3 T4 जो है उनके लेवल पेरिफेरी में वेरी करते हैं, उसकी प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो एग्जैक्ट डायग्नोसिस है वो TSH से होता है और T3 T4 जो है उसको साथ सपोर्ट कर रही होती है, राइट। So coming to the synthesis and regulation of your thyroid hormone, what happens inside your gland is that this process is initiated after the influence of hypothalamus and your anterior pituitary by the uptake of iodine. Your thyroid is going to uptake your iodine in your diet, जो आपकी डाइट में आप आयोडीन लेते हो या जो अपने एनवायरमेंट से आप आयोडीन लेते हो, that iodine in the form of iodide is taken up by the gland, and then within the gland that iodine is oxidized to iodine and then taken up by your thyroglobulin. Thyroid gland के अंदर we have a protein, glycoprotein which is called thyroglobulin. अब क्या होगा कि आयोडाइड पहले ग्लैंड में जाएगा, फिर वो ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन में कन्वर्ट होगा, एंड देन दैट आयोडीन वुड बी टेकन अप बाय योर थायरोग्लोबुलिन, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन। ये मैं वर्ड्स इसलिए यूज कर रही हूँ कि डिफरेंट बुक्स आर यूजिंग दीज वर्ड्स डिफरेंटली, तो आपको वर्ड्स का मीनिंग आना चाहिए। नाउ व्हेन योर आयोडीन इज ऑर्गेनिफाइड, यानी वो थायरोग्लोबुलिन के अंदर चली गई है, वो आपके थायराइड ग्लैंड का प्रॉपर कंपोनेंट बन गई है, तो विद इन योर थायरोग्लोबुलिन देयर इज प्रेजेंट योर टायरोसिन रेजिड्यू। अब वो टायरोसिन जब आपकी आयोडीन के साथ कंबाइन होगा तो इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस मोनो आयोडोटायरोसिन या थायरोनिन एंड देन डाईआयोडोथायरोनिन, और फिर इनकी कॉम्बिनेशन से आपकी T3 और T4 सिंथेसाइज होते हैं। डायग्रामेटिकली स्पीकिंग, दिस इज द डायग्राम ऑफ योर कैडसन। यू कैन वेरी वेल सी कि यहाँ से ये आपका आयोडाइड अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है आयोडाइड ट्रांसपोर्टर के थ्रू, एंड देन यू हैव गॉट योर पेरोक्सीडेज एंजाइम व्हिच इज गोइंग टू एंजाइमेटिकली रेगुलेट दीज टू स्टेप्स, आयोडाइड की ऑक्सीडेशन का स्टेप एंड देन आयोडीन की थायरोग्लोबुलिन के साथ ये बॉन्डिंग का स्टेप। ये दोनों स्टेप जो है वो पेरोक्सीडेज जो है वो कैटलाइज कर रहा होता है। ये पेरोक्सीडेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे जब हम एंटी थायराइड ड्रग की बात करेंगे तो दिस एंजाइम इज टारगेट ऑफ योर एंटी थायराइड ड्रग्स, राइट। नाउ व्हेन दिस आयोडीन गोज विद योर थायरोग्लोबुलिन, within that thyroglobulin it's going to form monoiodothyronines and diiodothyronines.
एक मोनो और एक डाई जब आपस में कंबाइन करेंगे तो दे आर गोइंग टू फॉर्म T3, और जब दो दो डाई आयोडोथायरोडीन्स एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो दे आर गोइंग टू फॉर्म T4। अब जब ये T3 T4 बन जाते हैं तो वहां पे प्रोटियोलाइसिस का प्रोसेस आएगा, जो क्या करेगा कि जो बाकी का ग्लोबुलिन पोर्शन है आपका उसको डिटैच करेगा और ये न्यूली फॉर्म्ड T3 T4 को रिलीज करेगा थायराइड ग्लैंड से, राइट। This release in this is then going to result into increased level of T3 and T4 in your blood, जो कि फिर peripherally speaking हम बात करते हैं कि T3 is pharmacologically और physiologically more active than T4। T4 डायरेक्टली एक्ट नहीं करती बल्कि वो पेरिफेरल टिश्यू में जाके T3 में कन्वर्ट होती है और T3 फिर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन ग्लैंड भी जो है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट अमाउंट्स ऑफ T3 T4 देता है, और जब हम एक्सोजेनसली देते हैं तब भी हम दोनों दे सकते हैं, क्योंकि बॉडी और जो टिश्यूज हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू जनरेट या कन्वर्ट द T4 इनटू T3, और ये ज्यादा ऑप्टिमम तरीका है क्योंकि बिकॉज जिस ग्लैंड को, जिस ऑर्गन को जितने थायराइड हार्मोन की जरूरत होगी वो उस रेलेवेंस में उसको कन्वर्ट कर लेगा। नेचर हैज प्रोवाइडेड द डिफरेंट ऑर्गन्स विद दीज कन्वर्जन एंजाइम्स, राइट। जितनी कन्वर्जन रिक्वायर्ड है उतनी कन्वर्जन उस रिलेटिव ऑर्गन में या उस रिलेटिव बॉडी पार्ट में हो जाती है। एंड देन प्लीज डोंट इग्नोर दिस स्मॉल बॉक्स, क्योंकि इसके अंदर से भी UQ आ जाता है, द ड्रग्स विच आर गोइंग टू इफेक्ट या ब्लॉक द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 into T3। इन्यूमरेशन आ सकती है इन ड्रग्स की, इनका एक्शन पूछा जा सकता है, शॉर्ट SCQ में आ सकती हैं, MCQ में आ सकती हैं, तो इस और ये डायग्राम के अलावा बुक में कहीं नहीं दी है, एटलीस्ट कैटलिंग रिव्यू में कहीं नहीं दी, तो जस्ट इस डायग्राम को आपने ध्यान से देख लेना। नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है थायराइड हार्मोन्स की, ये हम सब फिजियोलॉजी में रिपीटेडली पढ़ के आए हुए हैं। ये ग्रोथ में वो ग्रोथ फॉर्मेशन, बोन मैच्योरेशन, CNS सेल्स की मैच्योरेशन, DMR की मेंटेनेंस, देन ऑल द बेसिक मेटाबॉलिज्म जिसमें आपकी ग्लूकोज ज्यादा होती है, लिपोलाइसिस ज्यादा हो जाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ज्यादा हो जाती है, प्रोटियोलाइसिस होती है, और कुछ एरियाज में प्रोटीन फॉर्मेशन भी होती है। और CVS में एग्जैक्ट रीजंस आर अननोन, लेकिन वो आपके कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कराती है, ओवरऑल हीमोडायनेमिक्स बॉडी की चेंज हो जाती है, फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी में चेंज हो जाता है, और आप कह सकते हो कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। जनरली स्पीकिंग हम ये कहते हैं कि जो आपके कैटेकोलामीन्स का इफेक्ट है उसको प्रमोट करता है आपका थायराइड हार्मोन, या उसको सपोर्ट करता है आपका थायराइड हार्मोन, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम से जो भी आपके इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी में, वही जो है वो थायराइड हार्मोन भी सपोर्ट करता है। विच मीन्स कि जब आपने थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को डिस्कस करना है तो आपने उसको सिंपैथेटिक डिस्चार्ज के साथ रिलेट कर लेना है। Yes, you are right, because ये जो बेटा वहां पे थी दी हुई, इफ यू रिमेम्बर, तो आपको याद होगा कि आपने जब बीटा ब्लॉकर्स की क्लिनिकल यूजेस पढ़ी थी तो वहां पे हाइपरथायरॉयडिज्म एक क्लिनिकल यूज था ना, विच मीन्स कि इसका बीटा ब्लॉकर से थोड़ा बहुत लिंक है। बट देन अगेन बीटा ब्लॉकर्स का कुछ रोल्स जो होते हैं जो मैं रिपीटेडली आपको बार बार बताती हूँ कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग हम बुक्स में आपको ये चीजें पढ़ाते हैं ताकि आपको पता हो कि ये इफेक्ट हो रहा है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के दौरान दीज इफेक्ट्स आर लीस्ट इफेक्टिव। ये उसी पेशेंट में मैनिफेस्ट होते हैं जो ऑलरेडी नॉर्मल फिजियोलॉजी से अबव या बिलो चल रहा होता है। तो एक नॉर्मल पेशेंट में जिसका थायराइड स्टेटस बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें अगर आप बीटा ब्लॉकर दोगे और वो थोड़ी बहुत पेरिफेरल कन्वर्जन को चेंज भी कर देगा तो वो आपको कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा बॉडी को, ठीक है। लेकिन अगर आप एक हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में वही चेंज लाओगे तो वो माइनर से चेंज भी है, वो क्लिनिकली मैनिफेस्ट हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं इस तरह की चीजों को हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में नहीं डालते। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तो वो सिवियर इंप्लीकेशंस है ना, जहाँ पे सिवियरली बॉडी डिस्टर्ब हो रही होती है। इनिशियली मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट टचअप दे रही हूँ हाइपोथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट का, यानी अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म की सिंपल ट्रीटमेंट है T3 T4, राइट। ज्यादा हम फोकस कर रहे होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में, जिसमें हमने थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को कम करना होता है। तो हम लेकिन फिर भी एग्जाम्स में और वाइवा में इस तरह की चीजें बहुत पसंद है एग्जामिनर्स को, कि वो आपसे वैसे पूछते हैं कंफ्यूज करने के लिए हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि ड्रग्स को रट्टा लगा कर गए होते हैं तो आप एकदम से बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट इज सिंपली थायराइड हार्मोन थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसमें आपको सिर्फ ये 2-3 पॉइंट्स पता होने चाहिए जो मैं भी पॉइंट आउट करूंगी कि T3 और T4 जो है यही हम एक्सोजेनसली भी देते हैं। T3 की बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है, T4 की बायोअवेलेबिलिटी रिलेटिवली कम है। T3 की शेल्फ लाइफ कम है,
T4 की हाफ लाइफ ज्यादा है, यानी T4 जो है वो 6 to 8 डेज तक रहती है बॉडी में, और T3 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 डे तक रहती है। प्लस हमें पहले ही पता है कि T4 के जो है बॉडी इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग T4 into T3, तो एक्सोजेनसली हम T3 भी दे सकते हैं, T4 भी दे सकते हैं, बट द प्रेफर्ड फॉर्म इज योर T4। रीजन भी, एक उसकी हाफ लाइफ ज्यादा है, दूसरा उसका लेवल मेंटेन रहता है ब्लड में। T3 से एक्यूट इफेक्ट आता है, देन एक्यूट डिप आ जाती है, जबकि T4 जो है वो नॉर्मल होमियोस्टेसिस के ज्यादा करीब ले जाता है। तो T3 T4 में से बोथ कैन बी गिवन फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, बट T4 इज द प्रेफर्ड फॉर्म विच इज कॉल्ड लीवोथायरॉक्सीन, ठीक है। और T3 जो है उसको फिर वो ट्राइआडोथायरोनिन भी कह सकते हैं या लियोथायरोनिन भी कहते हैं, वो आगे हम फॉर्म्स में उसको डिस्कस कर लेंगे। और पेरिफेरली स्पीकिंग टिश्यूज के अंदर 40% thyroxine converts into T3, and then the 40% of it is converted into a inactive form which is called reverse T3, and the remaining 20% is utilized by other pathways. यानी सारी का सारा T4 जो है वो T3 में एकदम से कन्वर्ट नहीं हो जाता, बल्कि ऑलमोस्ट हाफ जो है वो T3 में कन्वर्ट होता है। तो बॉडी में एक स्मूथ ट्रांजिशन आएगी, जबकि आप अगर आप T3 डायरेक्टली दे देते हो तो बॉडी चेंजेस जो है वो सडनली स्विच होगी, और ये सडनली अप एंड डाउन नॉर्मल होमियोस्टेसिस का जो है वो क्लिनिकली डेंजरस हो सकता है, राइट। देन वी कम टू द फैक्ट दैट हाउ डू दीज थायराइड हार्मोन्स एक्ट। इसके अंदर भी हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए नहीं करेंगे कि इफ़ यू रिमेंबर योर जनरल फार्माकोलॉजी, एंडो इसीलिए एंड में पढ़ाते हैं कि इसमें रेपिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। इफ़ यू रिकॉल योर जनरल फार्माकोलॉजी, जहाँ पे हमने आपको टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स पढ़ाए थे, तो देयर वी हैड अ टाइप ऑफ रिसेप्टर कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, और इसकी एग्जांपल्स में हमने कहा था कि जो भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, और जिसमें ज़्यादा एग्जांपल्स हार्मोन्स की थी, दे आर एक्टिंग थ्रू दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। तो थायराइड भी उसी की एक एग्जांपल है, जैसे स्टीरॉइड्स उसकी एक एग्जांपल है, जो कि इंटरसेलुलरली आराम से मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल में जाते हैं। रिसेप्टर्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में जो हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ ये थायराइड हार्मोन एक्ट ज्वाइन करेगा, और फिर ये कंबाइंड फॉर्म जो है ये न्यूक्लियस के अंदर चली जाएगी, और न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद क्या होगा कि वहाँ जाके वो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो डीएनए रिस्पॉन्स एलिमेंट और वो सारा प्रोसेस जनरेट करेगी, और फिर जो प्रोटीन सिंथेसाइज होंगी वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगी। तो फार्माकोडायनामिकली स्पीकिंग आपने ये जो बात मेंशन करनी है वो नेसेसरीली वो सिंपली यही है कि क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में जाएगा, वहाँ पे रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, एंड देन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू मूव इनटू द न्यूक्लियस, where they are going to affect the transcription, translation processes, resulting in protein synthesis and ultimate effect. यहाँ पे हम इफेक्ट्स डायरेक्टली नहीं बताते क्योंकि वो डिफरेंट टिश्यूज के अंदर डिफरेंट होते हैं। एंड रेयर क्वेश्चन के क्लिनिकल यूजेस क्या हो सकते हैं। अब आप कहोगे जी वंस कपल ऑफ इयर्स बैक डॉक्टर नजमा ने क्वेश्चन पूछा था बच्चों से, क्लिनिकल यूजेस ऑफ इंसुलिन, एंड द स्टूडेंट वेंट ब्लैंक, क्योंकि हमारे माइंड में आता है बस डायबिटीज ही क्लिनिकल यूज है, बट व्हाट शी वाज ट्राइंग टू आस्क वाज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज। सिमिलरली अगर आपसे थायराइड हार्मोन का या लीवोथायरॉक्सीन का या लियोथायरोनिन के क्लिनिकल यूजेस पूछे जाएं, तो ब्लैंक होने की बजाय आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के डिफरेंट नाम आने चाहिए। यानी आप कह सकते हो हैशिमोटोस थायराइडाइटिस हो सकता है, जो कि एक ऑटोइम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म टाइप है, इडियोपैथिक हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, निक्सोडीमिक कोमा हो सकता है, क्रेटिनिज्म हो सकता है, थायराइड कैंसर हो सकता है। ये सब वो चीजें हैं जो आप फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हो। ऑल यू नीड टू डू इज अप्लाई दैट नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजी ओवर हियर, राइट। एंड ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी क्लिनिकल प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं। T4 के लिए लीवोथायरोक्सीन, T3 के लिए लियोथायरोनिन, and then is a combination of T3 and T4 which is called Leotrix. These are the three forms. This is all about general physiology of your thyroid hormones and a little bit knowledge about your hypothyroidism. अब हम अपने major crocodile की तरफ आते हैं, which is hyperthyroidism, which is the control of hypersecretion of thyroid hormone. Am I clear so far? Any question? क्योंकि ज्यादा क्लिनिकल क्वेश्चंस आपको एंटी थायराइड ड्रग से ही आते हैं एग्जाम्स में, बट जनरल फिजियोलॉजी अंडरस्टैंड करोगे तो एंटी थायराइड ड्रग्स जो हैं वो बिल्कुल क्विक रिव्यू की तरह एक्ट करेंगे। Am I clear so far? The 4-5 students who are listening, please. Thank you very much. Okay, एंटी-थायरॉयड ड्रग्स। सबसे पहले बात वही हमारा टिपिकल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन होता है क्लासिफिकेशन ऑफ योर एंटी-थायरॉयड ड्रग्स।
एंटी थायराइड ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। जो पहला ग्रुप है हमारा वो कहलाता है थायोअमाइड्स। कुछ बुक्स में इसको थाइनोमाइड्स भी लिखा हुआ है, बहरहाल थायोअमाइड्स जो है वो ज्यादा रिलेटिव टर्म है। एंड थायोअमाइड्स हैव द एग्जांपल्स ऑफ प्रोपाइल थायोयूरासिल, मेथिनोजोल एंड कार्बिमाजोल। ये तीनों एग्जांपल्स के नाम आपको आने चाहिए। देन द सेकेंड ग्रुप इज योर एनाइन इनहिबिटर्स। एनाइन इनहिबिटर्स के अंदर क्या होंगे, आपके डिफरेंट एनाइंस होंगे जो कि आपके आयोडाइड की तरह एक्ट करेंगे। आयोडाइड के ऊपर भी आपने माइनस चार्ज देखा था, दैट वाज एन एनाइन। अब ये केमिस्ट्री है कि एनाइन एनाइन क्यों होता है, राइट। और जो दूसरे मोनोवैलेंट एनाइंस हैं दे आर योर परक्लोरेट। ये आई एम सॉरी ये सुपरस्क्रिप्ट में नहीं मैं लिख सकी, इसको करेक्ट करने वाला है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। ये -4 जो है ये इसके सुपरस्क्रिप्ट में आता है, इसका चार्ज है। परक्लोरेट, परटेक्नेट एंड थायोसाइनेट, ये तीन आपके एनाइंस हैं जो आपको याद रखने हैं एनाइन इनहिबिटर्स के अंदर। These are the two groups and then comes your third group। इस सारे ग्रुप्स के नाम इसलिए याद रखने हैं कि जब आपको मैनेजमेंट ऑफ थायराइड पेशेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा या थायराइड स्टॉर्म की ट्रीटमेंट आएगी तो उसमें ये सारी ड्रग्स इन्वॉल्व होंगी साइमल्टेनियस, राइट। एंड योर थर्ड ग्रुप इज योर आयोडाइड्स। पहले जो थे वो सिंपल एनाइंस थे। आयोडाइड जो है उसमें सॉल्ट ऑफ आयोडीन होगा, जिसमें सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड हमारी ड्रग्स हैं। एंड देन लास्टली आ जाती हैं आपकी एडजंक्टिव ड्रग्स जो आपकी एडजुवेंट थेरेपी के लिए काम आएंगी, विच वर योर एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स। क्योंकि मैंने स्टार्ट में कहा है कि थायराइड हार्मोन मिमिक्स योर सिंपैथेटिक सिस्टम। थायराइड हार्मोन के इफेक्ट्स जो हैं वो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज के साथ बहुत ज़्यादा कोइंसाइड करते हैं। तो अगर हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे या अगर हम थायराइड टॉक्सिकोसिस में या थायराइड स्टॉर्म में या हाइपरथायरॉयडिज्म में सिम्टम्स को मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो हम सिंपली अपने बीटा ब्लॉकर्स दे दें जो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करते हैं, तो बहुत इजीली हम सिम्टम्स ऑफ थायराइड को मैनेज कर सकते हैं। और सिम्टम्स के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है डॉक्टर के लिए रूट कॉज एनालिसिस, क्योंकि खाली सिम्टम्स को मैनेज करोगे तो पेशेंट इज गोइंग टू कम बैक, पेशेंट इज गोइंग टू रिवर्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, सिर्फ टाइम गेन करने के लिए होती है। उसके बाद फिर हम उसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं और जो बेसिक प्रॉब्लम हमारे लिए होती है वो यूज कर रहे होते हैं। ये एक छोटी सी एक अच्छी बुक से टैबुलेटेड फॉर्मेशन है, अगर किसी को चाहिए हो तो, अदरवाइज मैं आपको सेपरेटली सारी ड्रग्स जो है वो पढ़ा दूंगी। अच्छा ये आपकी मैंने आपको कैडजन की डायग्राम दिखाई है। आई यूजुअली सजेस्ट स्टूडेंट्स के वो डायग्राम की हेल्प से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखा करें, बिकॉज दैट इज मोर लॉन्ग लास्टिंग। आवर ब्रेन हैज द कैपेसिटी टू रिटेन इमेजेस मोर एज कम्पेयर टू योर टेक्स्ट। तो आप इस डायग्राम पे आ जाओ जो आपकी कैडजन के अंदर है, जिसमें आपके सारे ग्रुप्स का मैकेनिज्म थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है। इसको फिर सेंटेंसेस के फॉर्म में लिखने के लिए गुड स्टूडेंट्स को अच्छे अच्छे पैराग्राफ्स बना लेंगे, लेकिन जो हमारे पुअर या एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं एटलीस्ट अगर उनको टारगेट पता होगा अपने ड्रग का या ग्रुप ऑफ ड्रग का, तो वो कुछ ना कुछ लिखने के काबिल रहेंगे। अगर आप इस वाले उसको देखो तो पहला ग्रुप मैंने आपको भी बताया है थायोअमाइड्स, जिसमें प्रोपाइल थायोयूरासिल और मेथिमाजोल बार बार आएगा, तो इसको अपने जहन में फिक्स कर लें। थायोअमाइड्स बेसिकली टारगेट करती हैं इस पर ऑक्सीडेज एंजाइम को, और पर ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है वो आयोडाइड की ऑक्सीडेशन कराता है, एंड देन दिस ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन इज टेकन अप बाय योर थायरोग्लोबुलिन। और ये दोनों स्टेप्स जो हैं इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू में ये दोनों टर्म्स लिखी हुई आ सकती हैं, ब्लॉकेज ऑफ योर पर ऑक्सीडेज एंजाइम या आप कहोगे ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन को ब्लॉक करते हैं। दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। ये आपका थायोमाइड का प्राइमरी मैकेनिज्म है, और सेकेंडरी मैकेनिज्म में सम ऑफ द थायोमाइड्स जो हैं वो पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 को भी इनहिबिट कर रहे होते हैं, या आपने सेकेंडरी मैकेनिज्म जिसका जहां होगा मैं वो रिलेटिवली बता दूंगी। लेकिन मैंने आपको बताए थे एनोइंस, एनोइन इनहिबिटर्स में जिसमें हमने भी परक्लोरेट, परटेक्नेट और थायोसाइनेट के नाम देखे हैं। तो बिल्कुल ये पहले वाले स्टेप पे आ जाओ जहाँ पे आयोडाइड की अपटेक होनी है, क्योंकि आयोडाइड पे भी मोनोवैलेंट है, सिंपल चार्ज है नेगेटिव, और ये थायोसाइनेट और परक्लोरेट के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये बिल्कुल मिमिक करते हैं और इसको हम कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ आयोडाइड आयन होंगे। जब ये इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देंगे तो नेचुरली आयोडाइड के लिए अपटेक जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि एनाइन इनहिबिटर्स जो हैं दे ब्लॉक दी अपटेक या ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडाइड इनटू योर थायराइड, राइट। तो ये पहले वाले स्टेप के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं आपके एनाइन इनहिबिटर्स। तीसरा ग्रुप जो मैंने आपको बताया है दैट इज योर आयोडाइड्स, पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम आयोडाइड। ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिफिकेशन के ऊपर भी एक्ट करते हैं,
फिर जब थायराइड ग्लैंड वहां से रिलीज होता है तो जो प्रोटियोलाइसिस का प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपका ग्लोबुलिन पोर्शन या जो प्रोटीन पोर्शन है वो मोनो आयोडोथायरोनिन या जो आपकी ट्राई आयोडोथायरोनिन है इससे सेग्रीगेट होता है और T3 T4 जो है वो सिक्रीट होता है। तो इस सिक्रीटरी, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोटियोलाइसिस को ब्लॉक करते हैं, या हम कहेंगे ये सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन को भी ब्लॉक करते हैं। तो आपके जो आयोडाइड्स हैं उसके ये 2 स्टेप्स होते हैं। एंड देन इज योर रेडियो एक्टिव आयोडीन, जो कि सिंपली क्या करती है, आपके पूरे ग्लैंड की ओवरऑल डिस्ट्रक्शन जो है वो कॉज करेगी, और जब ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो नेचुरली क्या होगा कि आपकी थायराइड की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है जी, दिस वाज मेंट टू एक्सप्लेन यू ब्रीफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायग्रामेटिकली स्पीकिंग। बाकी हम इंडिविजुअल ड्रग्स के साथ उनके मैकेनिज्म्स जो हैं वो उनके रिलेटिव प्लेसेस पे भी डिस्कस करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अ कपल ऑफ स्मॉल वाइवा क्वेश्चंस एंड एमसी यूरासिल और मेथीमाजोल में से आते, ट्राई टू लिसन केयरफुली। ये बुक में स्ट्रेट अवे आपको सेंटेंसेस में लिखे हुए नहीं मिलते, बल्कि मल्टीपल बुक से मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ होता है। प्रोपाइलथायोयूरासिल इज रैपिडली एब्जॉर्ब, और ये क्या होता है कि आफ्टर एन आवर इसके पीक सीरम लेवल्स आते हैं। इसकी हाफ लाइफ इज अराउंड 1.5 आवर्स। अगर आप बाकी बातें याद नहीं रखते तो इसकी हाफ लाइफ याद रखो, विच इज 1.5 आवर्स। देन इट क्रॉसेस द प्लेसेंटर बैरियर, और प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती है, लेकिन प्रोटीन बाउंड होती है। अब ये जो प्लेसेंटर बैरियर कैरेज है ये इन रेलेवेंस टू मेथीमाजोल हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोपाइलथायोयूरासिल और मेथीमाजोल दोनों थायोमाइड हैं, दोनों प्रोटीन बाउंड हैं, लेकिन दोनों में से प्रोपाइलथायोयूरासिल जो है वो रिलेटिवली ज्यादा प्रोटीन बाउंड है। तो अगर हम कहेंगे कि प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करने की कैपेसिटी किसमें ज्यादा है तो वो मेथीमाजोल में ज्यादा होगी, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो मेम्ब्रेन पैसेज को प्रिवेंट करती है। ये क्वेश्चन आता है कि विच ड्रग इज सेफ या रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड टाइम। बच्चे क्या उसका आंसर देते हैं, बच्चे कहते हैं कि ये तो याद कर लेते हैं कि प्रोपाइलथायोयूरासिल प्रेगनेंसी में यूज होती है, लेकिन वो इसका आंसर देते हैं कि जी वो प्लेसेंटर बैरियर क्रॉस नहीं करती। बेटा ये गलत है, वो प्लेसेंटर बैरियर क्रॉस की है, लेकिन रिलेटिवली कम, क्योंकि वो हाईली प्रोटीन बाउंड है इन रेलेवेंस टू योर मेथीमाजोल। और ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम वैसे बात करें तो अमंग योर थाइड्स हम मेथीमाजोल को प्रेफर करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रेगनेंसी के सिनेरियो में, क्योंकि प्रोटीन बाइंडिंग प्रोपाइल नॉर्मल में तो हम कहेंगे कि प्रोपाइलथायोयूरासिल की प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है, उसका एक्शन कम होगा, प्लस उसकी हाफ लाइफ कम है तो उसका एक्शन जो है वो जल्दी टर्मिनेट हो जाएगा। और मेथीमाजोल एक बेटर ऑप्शन है जिसकी प्रोटीन बाइंडिंग रिलेटिवली कम है, जिसकी हाफ लाइफ रिलेटिवली ज्यादा है, बट प्रेगनेंसी में ये रिवर्ट हो जाती है। अब मैं ये इसलिए रेफर कर रही हूँ क्योंकि गायनी में वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ हाइपरथायरॉइड पेशेंट एंड हाइपोथायरॉइड पेशेंट। फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और ये फर्टिलिटी को भी इफेक्ट करता है, थायराइड डिजीज, इसलिए यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस दिस डिजीज वेरी ऑफन। गर्ल्स आपके लिए जितने गायनी नहीं भी करनी, आई एम अ फार्माकोलॉजिस्ट बट आई दिस इशू every other day around me, ठीक है, and being a doctor you can't refuse dealing with to learn more and more. मैकेनिज्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वही हार्मोन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है बाय ब्लॉकिंग आयोडीन ऑर्गेनिफिकेशन, बाय ब्लॉकिंग द कपलिंग ऑफ आयोडोटायरोसिन्स एंड बाय इनहिबिटिंग द पेरिफेरल डीआयोडिनेशन या पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 into T3। ये प्रोपाइलथायोयूरासिल के लिए आपने याद रखना है। मेथीमाजोल में फिर वो कहते हैं जो डिफरेंसेस है ना, अभी देखो 3-4 डिफरेंसेस आपको यहाँ पे PTU, प्रोपाइलथायोयूरासिल और मेथीमाजोल के मिल गए, in case somebody asks you to differentiate these two drugs, right? Then we come to the adverse effects. Adverse effects में nausea and gastrointestinal distress. Severe hepatitis is a black box warning, यानी ये एक लेबल होती है, ये इसके लेबल पे लिखी हुई होती है कि ये severe hepatitis हो सकता है, and this is the reason कि हम मेथीमाजोल को प्रेफर करते हैं प्रोपाइलथायोयूरासिल पे। अगर आपको MCQ में पूछा जाए दोनों पूरा थायराइड का सिनेरियो बना के कि कौन सी ड्रग दी जा रही है या पेशेंट को मेथीमाजोल नहीं दी गई, क्यों? क्योंकि प्रोपाइलथायोयूरासिल severe hepatitis cause करती है, right? And then is the characteristic feature which is maculopapular pruritic rash. ये पढ़ इसलिए लो because 5 to 6 years back बहुत एक ह्यू एंड क्राई मची थी फार्मा के क्वेश्चन में, सिम्टम्स दिए गए थे, थायराइड का सिनेरियो था और पेशेंट्स को एंटी थायराइड ड्रग दी हुई थी और वो कह रहे थे कि कौन सी एंटी थायराइड ड्रग है जिससे ये इफेक्ट आए। अब जो एडवर्स इफेक्ट्स उन्होंने सिनेरियो में लिखे थे वो रेडियो एक्टिव आयोडीन, आयोडाइड्स और थायोमाइड्स में कॉमन थे। उसका जो कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विशिंग फीचर था वो ये रैश था, जो यहाँ पर मैक्यूलोपैपुलर रैश है,
आप देखोगे तो which has longer half life, which is 6 hours. इसको promote करती हैं इसकी clinical use को, and it is relatively less protein bound. I'm not saying not protein bound, I'm just saying less protein bound. बाकी ये है कि it crosses the placental barrier more as compared to PTU. Mechanism of action is same as compared to propylthiouracil. सिर्फ जो लास्ट में स्टेप आपको पीटीयू में बताया था जिसमें पेरिफेरल डीआयोडिनेशन थी, यानी T4 को T3 में कन्वर्ट करने को ब्लॉक करा था, वो प्रोपाइलथायोरेसिल करता है, वो मेथिमाजोल नहीं करता। कुछ बुक्स लिखती हैं कि मेथिमाजोल वेरी स्लाइटली इफेक्ट करता है उस स्टेप को, आपके याद रखने के लिए काफी है कि वो प्रोपाइलथायोरेसिल ज्यादा करता है, राइट। एडवर्स इफेक्ट्स कुछ तो कॉमन है विच आर शेयर्ड विद योर प्रोपाइलथायोरेसिल। जो इसके इंडिविजुअल एडवर्स इफेक्ट्स हैं उसमें आ जाता है एग्रान्युलोसाइटोसिस, आर्थ्रेल्जिया एंड पैरेस्थीसियाज, ये याद रख लीजिएगा, राइट। देन योर नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग विच वाज योर एनाइन इनहिबिटर्स, जो मैंने सिंपली बताया था कि कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स हैं आयोडाइड्स के। क्लिनिकली अब हम इनको यूज नहीं करते, रीजन बीइंग दे मे कॉज प्लास्टिक एनीमिया। बस इतनी सी बात इसके बारे में एग्जाम में आती है, इससे ज्यादा डिटेल उन्होंने आपको ना लिखी है बुक्स में, ना आपको याद रखने की जरूरत है, ना मानी थी। और ये पता होना चाहिए कि उसका वन लाइन मैकेनिज्म क्या है और यूज हम क्यों नहीं करते हैं, एमसीक्यूज पे आएगा, बिकॉज ये एप्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है। Then we shift on to the next group of drug, which is your iodides, sodium iodide and potassium iodide. मैकेनिज्म मैं आपको डायग्राम में बता चुकी हूँ, सिर्फ यहाँ पर इसकी क्विक रिविजन हो रही है। दे इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4, वही ऑर्गेनिफिकेशन वाला स्टेप जिसको थायोमाइड्स ब्लॉक कर रहे थे उसको आयोडाइड्स भी ब्लॉक कर रहे हैं। और in addition to that step, इसलिए क्या कर रहे होते हैं, they inhibit the release of hormone from gland by inhibiting the proteolysis. थायरोग्लोबुलिन की प्रोटियोलाइसिस जो है वो नहीं होने देगी, और जब वो सेग्रीगेट नहीं होगी तो हम कहेंगे कि बेसिकली उसका रिलीज जो है या उसकी सिक्रेशन जो है वो ब्लॉक हो गई है, राइट। इट डिक्रीजेज द साइज एंड वैस्कुलरिटी ऑफ हाइपरप्लास्टिक ग्लैंड, ये आपने याद रखना है, क्योंकि जब आप थायराइड स्टॉर्म का पेशेंट चूज करते हो, ट्रीट करते हो, या जब आपने सर्जरी करनी होती है थायराइड ग्लैंड की, तो उस वक्त उसकी वैस्कुलरिटी को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हाइपर एक्टिव होगा, जाहिर है हाइपरथायरॉयडिज्म चल रहा है तो हाइपरट्रोफिड होगा आपका ग्लैंड, और जब हाइपरट्रोफी हुई भी होगी तो ओवरऑल स्वेलिंग होगी, और यू वुड बी अनएबल टू आइडेंटिफाई द ब्लड वेसल्स जो कि वहां पे टर्मिनली सर्जरी को इफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर हम पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करेंगे तो आपके ग्लैंड का साइज श्रिंक होगा, उसकी वैस्कुलरिटी डिक्रीज होगी, और आपको उसके पार्ट्स जो है उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, और जो आप उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है उसको इजीली क्लैंप अप करके अपनी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो, राइट। व्हेन वी वर इन फाइनल ईयर तो दिस वाज द प्रोसीजर जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी रिपीटेडली दिखाया जाता था। इजी सर्जरी है, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि आपने लाइगेट करना होता है उन ब्लड वेसल्स को जो थायराइड को सप्लाई कर रही होती हैं, सो दैट योर पेशेंट डज नॉट ब्लीड टू डेथ। अब उसके साथ आप एडवर्स इफेक्ट्स देख लें। एक्निफॉर्म रैश विच इज, जो मैंने भी आपसे पीछे डिस्कस किया था कि सारे एडवर्स इफेक्ट्स मिलते जुलते लग रहे थे, बट द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट वाज कि आपके थायोमाइड्स में मैक्युलर पैपुलर रैश हो रहा था और आपके आयोडाइड्स के अंदर एक्निफॉर्म रैश हो रहा है। swollen salivary glands, then your mucous membrane की है उसकी हो जाएगी ulceration, rhinorrhea, conjunctivitis, drug fever, then is your metallic taste and bleeding disorders. आपके जो थायोमाइड्स हैं उसके अंदर आपका आएगा ऑल्टरेशन ऑफ स्मेल और टेस्ट, और यहाँ पे स्पेसिफिकली पॉइंटेड आउट है मेटालिक टेस्ट। अभी बहुत माइनर सा डिफरेंस है जो यूजुअली थर्ड ईयर लेवल पे ना हम आपको डिस्टिंग्विश करवाते हैं और ना स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश करते हैं, बट दीज वर द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स इन दैट सिनेरियो अ फ्यू इयर्स बैक इन योर थर्ड ईयर पेपर, विच मीन्स दैट यू कैन नॉट इग्नोर एनी माइनर डिटेल। छोटा सा टॉपिक है, तो अगर आप इसकी हर डिटेल देख लोगे तो आप इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको और एग्जाम परफॉर्म करना भी इजी हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर सो फार, राइट। आपको लग रहा होगा आई एम गोइंग क्वाइट क्विक, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा रेपिटेशन है और बहुत लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन है, तो उसको रिपीट करने इजी हो जाता है।
Okay, now the next group, which is called your radioactive iodine. I usually try to point out the common mistakes which students make, क्योंकि जनरली स्टूडेंट केडर की मिस्टेक सेम ही रहती है. हम स्टूडेंट थे, हम भी वही गलतियां करते थे, आपके सीनियर्स भी वही करते हैं, और यूजुअली आप लोग भी वही मिस्टेक्स करते हो. तो आई विश दैट यू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स और आप वो मिस्टेक्स वहां ना रिपीट करो. जिसका मेथड ये है कि जब आपको लेक्चर में वो चीजें पॉइंट आउट की जा रही होती हैं तो अपनी बुक्स पे उस चीज को फोकस या हाईलाइट कर लो, सो दैट लेटर ऑन व्हेन यू प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट एंड योर प्रॉफ, तो आप जब उसको रीड करोगे तो नेचुरली आपकी आई कैचिंग वो स्टेटमेंट होगी आपके लिए, एंड यूड बी एबल टू रिमेंबर दैट पॉइंट. रेडियोएक्टिव आयोडीन में आयोडीन आइसोटोप 131 इज द ओनली आइसोटोप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस. ये मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज आयोडीन का आइसोटोप 123 भी अवेलेबल होता है. हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हम सिर्फ रेडियो एक्टिव आयोडीन पढ़ते हैं और आइसोटोप के ऊपर नंबर जो है उसको मेमोराइज करना भूल जाते हैं. और फिर जब एमसीक्यू के अंदर वही मल्टीपल चॉइसेस में आपको 131, 123, 136, 126 लिखा हुआ आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. सो रिमेंबर दैट आयोडाइड 123 जो है वो डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज होता है, और आयोडीन 131 जो है वो ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए यूज होता है. इनकी क्या डिफरेंसेस हैं, इनकी गैमा रे एमिशन में कितना फर्क है, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. आपको बस इतना याद रखना है कि ट्रीटमेंट में कौन सा आइसोटोप यूज होता है और डायग्नोस्टिक्स में कौन सा आइसोटोप यूज होता है. ठीक है. Half life is 8 days and it emits both beta rays and beta particles. Iodine 123 is primarily a gamma emitter that is used for diagnostic purposes in thyroid uptake and small scans. वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है. क्यों? क्योंकि आइसोटोप 123 जो है उसकी हाफ लाइफ कम होती है, वो सिर्फ डायग्नोज करके बता देता है, और जब आपने ट्रीट करना होता है तो हम लॉन्गर हाफ लाइफ वाला आइसोटोप यूज करते हैं जो बीटा पार्टिकल्स को या बीटा रेस को एमिट करता है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. प्रीवियसली रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज नहीं होता था, बट नाउ डेज ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स में ऐड हो गया. ठीक है. अगर आपका पेशेंट, उसकी कोमॉर्बिडिटीज कम है, अगर वो यंग है और कोई इशू डिजीज नहीं है, अगर प्रेगनेंसी नहीं, बिकॉज फीमेल्स में बहुत केयरफुली यूज करना है बिकॉज रेडियो एक्टिव आयोडीन इज सिवियरली टेरेटोजेनिक. आपको पता ही है ऑल रेडियो एक्टिव मटीरियल्स आर टेरेटोजेनिक इन नेचर, तो हमने उसको प्रेगनेंसी से बहुत दूर रखना होता है. इवन जिसे हम कहते हैं लैक्टेटिंग मदर से भी दूर रखना होता है. Mechanism of action is that it is readily absorbed by the gland. Naturally iodine है इसके अंदर, foreign gland concentrate करेगा, rapidly absorbed, concentrated by the thyroid and then is incorporated into the storage follicles. Storage follicles में जाके incorporate होगा, जाके epithelial swelling cause करेगा. Swelling के बाद वहाँ पर necrosis होगा, follicular disruption होगी, edema होगी, overall inflammation generate हो जाएगी और आपका gland destroy और burn हो जाएगा. साइड इफेक्ट क्या है इसका कि ये टेम्पररी बर्निंग नहीं है, ये टेम्पररी डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि ये परमानेंट डिस्ट्रक्शन है. इसके बाद पेशेंट परमानेंटली हाइपोथायराइड हो जाता है और फिर हम उसको लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन के ऊपर डाल देते हैं. ठीक है. तो अनलेस वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू करेक्ट योर थायराइड इशू, तो हम इसको फिर यूज करने ही करते हैं. It is absolutely contraindicated in pregnancy and it causes permanent hypothyroidism, which is a major side effect. अगर आपसे कोई ये पूछे कि what are the pros and cons of your radioactive iodine, फायदा क्या है इसका? Immediate response आता है, complete resolution of hyperthyroidism हो जाती है, cheap है, readily available है, ये सब इसके फायदे हैं, prospects हैं. Consequences क्या है? प्रेगनेंसी के लिए में यूज नहीं कर सकते, लैक्टेटिंग पेशेंट्स में यूज नहीं कर सकते, ओल्ड एज पेशेंट्स में यूज नहीं कर सकते, और ये परमानेंट हाइपोथायरॉइडिज्म कॉज कर देता है. तो फिर उसके बाद आपको लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन देनी पड़ती है. अदरवाइज जब हम सर्जरी करते हैं, आप फाइनली में जाओगे, आप देखोगे तो एक सब टोटल थायरोडेक्टमी होती है, जिसमें आप क्या करते हो कि अगर पेशेंट हाइपरथायरॉइड है तो आप पूरे ग्लैंड की बजाय उसका कुछ मेजर पोर्शन जो है वो रिजेक्ट कर देते हो और थोड़ा सा ग्लैंड पीछे छोड़ देते हो ताकि वो नॉर्मल थायराइड लेवल को मेंटेन करता रहे. लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, इसमें आपका पूरा ग्लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. और उसके बाद आ जाती है लास्टली आपके बीटा ब्लॉकर्स, जिसके बाद में आपको मैंने बताया था कि दे आर यूज्ड फॉर द symptomatic or clinical management of your hyperthyroid symptom. They may also reduce the T3 levels approximately 20% by inhibiting the peripheral conversion of T4 to T3.
यानी आपने जब थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट की बात करनी है तो उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? स्वेटिंग बहुत हो रहा होता है, टैकीकार्डिया हो रहा होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ होगा, पेशेंट जो है वो हाइपर एक्टिव स्टेट में होगा। अगर आप बीटा ब्लॉकर दोगे तो ये सारे सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे। और उसके साथ साथ एडिशनल फीचर क्या होगा कि वो पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 into T3 को भी ब्लॉक कर देगा, यानी जो आपका ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड और सिक्रीटेड हार्मोन है उसको भी वो उसके एक्शन को प्रिवेंट करेगा। That sums up your topic of your anti-thyroid drug. अब थोड़ा सा मैंने उसको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के रेफरेंसेस सिंगल स्लाइड्स विद ईच डिजीज बताई हैं ताकि आपको ड्रग ऑफ चॉइस या मैनेजमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल थायराइड स्टेट जो है वो बतानी आ जाए। सबसे पहले तो वही हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर पेशेंट हाइपोथायरॉयड में है यानी TSH लेवल उसके ज्यादा हुए में और T3 T4 कम हुए में, तो हम क्या करेंगे, हम उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, लीवोथायरोक्सिन देंगे विच इज योर T4, जिसको बॉडी ऑटोमेटिकली T3 में कन्वर्ट कर लेगी। ठीक है जी। उसके बाद आपको पता है अगर कंजेनिटली आपका थायराइड ग्लैंड काम ना कर रहा हो तो क्रेटिनिज्म, नहीं तो मिक्सोडीमा, मिक्सोडीमिक कोमा के अंदर भी वी आर गोइंग टू गिव लीवोथायरोक्सिन। देन ग्रेव्स डिजीज जिसमें आपकी हाइपरट्रोफी हुई होती है थायराइड ग्लैंड की और उसमें ऑफ्थल्मोलॉजिकल सिम्टम्स में आ रहे होते हैं। याद है आपको ऑक्जेफ्थाल्मोस हो जाता था हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में, आई की प्रोट्रूजन, आई बॉल की सिम्टम्स। उस केस में हम एंटी थायराइड ड्रग्स जो हैं वो यूज करते हैं विच इज योर मेथीमाजोल एंड प्रोपाइल थायोयूरासिल। वेरी गुड इफ यू रिमेंबर दैट। मेथीमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरासिल में यहाँ पे फिर वही रेपिटेशन आएगी जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। Methimazole is preferred due to longer duration of action, less protein binding and less chance of severe hepatitis. ये तीन वो फायदे हैं जिसकी वजह से हम नॉर्मल इंस्टेंसेस में मेथीमाजोल देते हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी के केस में प्रोपाइल थायोयूरासिल देते हैं क्योंकि वो हाईली प्रोटीन बाउंड है तो प्लेसेंटल बैरियर को रिलेटिवली कम क्रॉस करे। अच्छा जी, पहले हम एंटी थायराइड ड्रग से ट्रीट करेंगे पेशेंट को, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एक नियर टोटल थायरोइडेक्टमी या सब टोटल थायरोइडेक्टमी प्रोड्यूस करते हैं, यानी उसका पोर्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी ग्रेव्स डिजीज की ट्रीटमेंट होती है। स्टेप्स आपने याद कर लेने हैं कि सबसे पहले आपने एंटी थायराइड ड्रग देनी है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक्स टू मेक द पेशेंट यूथायराइड। हर सर्जरी से पहले हम नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हैं। इफ यू रिमेंबर तो हमने आपको सिंपैथेटिक सिस्टम में फियोक्रोमोसाइटोमा की ट्रीटमेंट में भी ये बात बताई थी कि पहले हम उसको बीटा ब्लॉकर और अल्फा ब्लॉकर देने के से उसको हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे सर्जरी के लिए ताकि सर्कुलेटिंग कैटेकोलामिन्स को प्रिवेंट करें। और उसके बाद फिर जब आप एक दफा एक नॉर्मल स्टेटस पे आओगे तो सर्जरी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उस सिनेरियो में सर्कुलेटिंग कैटेकोलामिन्स जो थी वो आपको ड्यूरिंग सर्जरी भी डिस्टर्ब कर सकती थी, ब्लीडिंग कॉज कर सकती हैं या सवेयर हार्ट सिम्टम्स कॉज कर सकती हैं। सिमिलरली जब आपने सर्जरी करनी होती है थायराइड की भी, तो आप चाहोगे कि आपका पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल हो, उसके हार्ट का फंक्शन भी स्टेबल हो, उसके बॉडी के बाकी फंक्शंस भी स्टेबल हो। अगर वो हाइपरथायराइड स्टेट में चल रहा होगा तो देयर विल बी चांस ऑफ एफिब या कार्डियक फेलियर या मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो हम क्या करते हैं कि पहले एंटी थायराइड ड्रग से ट्रीट करके पेशेंट को यू थायराइड, यू मींस नॉर्मल, यू ग्लाइसेमिक भी पढ़ा होगा आपने जिसमें शुगर लेवल को नॉर्मलाइज करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं यू थायराइड। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सर्जरी के लिए 2 वीक्स के लिए आयोडाइड देंगे। अब अगर आपको अभी याद हो तो अभी 15 मिनट्स पहले जब हम सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड पढ़ रहे थे तो वी डिस्कस्ड द फैक्ट कि आयोडाइड्स जो हैं वो वैस्कुलैरिटी ऑफ ग्लैंड जो है उसको डिक्रीज कर रहे थे, वो साइज ऑफ ग्लैंड को श्रिंक कर रहे थे, जिसकी वजह से सर्जरी जो थी वो फैसिलिटेट हो रही थी। तो हमने पहले 6 वीक्स के लिए एंटी थायराइड ड्रग्स दी, फिर 2 वीक्स के लिए उसकी वैस्कुलैरिटी को रिड्यूस करने के लिए आयोडाइड्स दिए, उसके बाद सर्जरी परफॉर्म की और फिर अल्टीमेटली लॉन्ग लाइफ उसको थायरोक्सिन पर डाल दिया। पेशेंट्स विच आर अबव 21 ईयर्स ऑफ एज, 21 से पहले क्यों नहीं, क्योंकि अभी आपके बोन्स ग्रो कर रहे होते हैं, आपके कार्टिलेज सारे फ्यूज नहीं हुए हुए होते और ग्रोथ को इफेक्ट करती है रेडियो एक्टिव एमिशंस, तो इसलिए आप यंग पेशेंट्स में रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज नहीं करते हो। अगर पेशेंट 21 ईयर्स से ऊपर है और कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, कोई सर्टन कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, तो उस सिनेरियो में आप उसको रेडियो एक्टिव आयोडीन भी दे सकते हैं। ठीक है, इन 6 to 12 वीक्स क्या होगा कि ग्लैंड का साइज श्रिंक हो जाएगा अगर आप रेडियो एक्टिव आयोडीन दोगे, और पेशेंट जो है या तो यूथायराइड हो जाएगा या फिर हाइपोथायराइड हो जाएगा। मल्टीनोडुलर गाइटर, ये भी आप फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हो, जिसमें मल्टीपल नोड्यूल्स होते हैं। अब मल्टीपल नोड्यूल्स में प्रॉब्लम ये होती है कि आप थायराइड ग्लैंड रिमूव नहीं कर सकते,
क्योंकि कुछ पोर्शंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो उसमें हम प्रेप करते हैं पेशेंट को पहले मेथिमाजोल देने से, और उसके बाद फिर सब टोटल थायरोइडेक्टमी, यानी उसका जो सबसे बड़ा नोड्यूल होगा उसको रिमूव कर देंगे, या जो सबसे क्रिटिकल नोड्यूल होगा उसको रिमूव कर देंगे। फिर हमारे पास सब एक्यूट थायरोइडाइटिस है, इसमें भी कोई खास डिटेल्स में हमें जाने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर थायराइड स्टॉर्म। थायराइड स्टॉर्म बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह मैंने आपको स्टेटस एस्थमेटिकस पढ़ाया था, या जैसे आपको एपिलेप्सी के अंदर डॉक्टर नवीद ने स्टेटस एपिलेप्टिकस पढ़ाया होगा। स्टेटस एपिलेप्टिकस मींस सिवियरिटी ऑफ एपिलेप्सी, जब में रिपीटेड एपिलेप्सी के आ रहे होते हैं अटैक्स, एक अटैक खत्म नहीं होता, सेकंड आ जाता है, इसको हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, व्हिच इज अ मेडिकल इमरजेंसी। सिमिलरली स्टेटस एस्थमेटिकस, जिसमें रिपीटेड एस्थमा के अटैक्स हो रहे हैं, इन बिटवीन अटैक्स बहुत कम टाइम है पेशेंट के, या कभी बिल्कुल टाइम नहीं है, तो उसको भी हम कहते हैं मेडिकल इमरजेंसी है, स्टेटस एस्थमेटिकस। सिमिलरली अगर आपका हाइपरथायरॉयडिज्म इतना सवेयर हुआ है, आप खुद ही सोचो कि इतना ज्यादा थायराइड ग्लैंड आ गया है कि आपके कैटरकोलिन एक्सेस हो गई है बहुत ज्यादा, तो उसमें जो सिचुएशन होगी उस मेडिकल इमरजेंसी को हम कहेंगे थायराइड स्टॉर्म। ठीक है, थायराइड स्टॉर्म की मैनेजमेंट स्लाइटली डिफरेंट है। अब नॉर्मली आप अभी तक देख रहे हो कि आप हाइपरथायरॉयडिज्म को स्टार्ट करते हो मैनेज करना एंटी थायराइड ड्रग्स से। अब प्रॉब्लम ये है कि एंटी थायराइड ड्रग्स जो हैं वो करती हैं सिंथेसिस या प्रोडक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड को कम, यानी वहां पे थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होगा। थायराइड स्टॉर्म में क्लिनिकली ऑलरेडी सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा थायराइड हार्मोन सर्कुलेट कर रहा है कि आप उसका सिंथेसिस ब्लॉक भी कर दोगे तो सिम्टम्स रिलीव नहीं होंगे। नाउ इन सच सिनेरियो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट इज प्रेफर्ड ओवर क्लिनिकल लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम प्राइमरीली पेशेंट को सबसे पहले क्या देंगे, प्रोप्रानोलॉल। प्रोप्रानोलॉल क्या करेगा, एक तो उसके सिम्टम्स को रिलीव करेगा, दूसरा सेकंड स्टेप में पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 को ब्लॉक करेगा। उसके बाद फिर साथ में हम एंटी थायराइड ड्रग और बाकी का सारा प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। दिस इज वाई मैं जो सीक्वेंस के ऊपर फोकस किया करती हूँ कि आपने सीक्वेंस में हमेशा ड्रग्स लिखनी है, सो दैट यू नो। उसमें फिर आपको जब आप लैब क्लिनिकली जाओगे फील्ड में, तो वहां पे आपको नए सिरे से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू रिमेंबर कि स्टेप 1 क्या होता है, हाउ टू अप्रोच अ पेशेंट। यू आर अ डॉक्टर, नॉट जस्ट एनी अदर स्टूडेंट जिसको बुक्स रटनी है और एग्जाम क्लियर करना है और उसके बाद घर बैठ जाना है। सो प्रोप्रानोलॉल 1 to 2 मिलीग्राम IV स्लोली, या फिर अगर आप ओरली दे रहे हो तो 40 to 80 मिलीग्राम एवरी 6 आवर्स। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम पेशेंट को बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते, कोई ऐसी सवेयर कॉन्ट्राइंडिकेशन चल रही है बीटा ब्लॉकर की, नाउ इफ प्रोप्रानोलॉल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड देन वी आर गोइंग टू यूज डेल्टाइजिन। ठीक है, डेल्टाइजिन 90 to 120 मिलीग्राम, वो भी कार्डिक सिम्टम्स को उसी तरह प्रिवेंट करती है जिस तरह प्रोप्रानोलॉल कर रही है, लेकिन ज़ाहिर है इसकी रिसेप्टर्स डिफरेंट हैं प्रोप्रानोलॉल से। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर CVS, एंड प्रोप्रानोलॉल आपका बीटा ब्लॉकर था। हार्ट के ऊपर इफेक्ट दोनों का नेट रिजल्ट सेम आया है, लेकिन क्योंकि रिसेप्टर्स डिफरेंट हैं, एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल डिफरेंट है, तो अगर प्रोप्रानोलॉल या बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो ड्रग ऑफ चॉइस वुड बी डेल्टाइजिन। देन ये बेसिक सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करने के बाद हम वापस उसी मैनेजमेंट में आएंगे, एंटी थायराइड ड्रग विच इज योर प्रोपाइल थायोयूरासिल और इट कुड बी योर मेथिमाजोल, एनी ऑफ द टू, वो देंगे। यहाँ पे क्यों प्रोपाइल थायोयूरासिल लिखी है जबकि मैं पहले मेथिमाजोल दे रही थी, क्योंकि प्रोपाइल थायोयूरासिल में एक एडिशनल क्वालिटी थी कि ये पेरिफेरल T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं होने देती। तो सिर्फ ऑर्गेनिफिकेशन वाले स्टेप को ही ब्लॉक नहीं करी, बल्कि ये पेरिफेरल कन्वर्जन को भी इनहिबिट कर रही है, इसलिए थायराइड स्टॉर्म में भी हमने इसको मेथिमाजोल पे प्रेफर कर दिया। बट देन मेथिमाजोल इज इक्वली गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थायोमाइड्स लिख दोगे तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा। एंड देन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस को हॉल्ट करने के लिए, ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को ब्लॉक करने के लिए हाइड्रोकोर्टिसोन विच इज योर कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और अल्टीमेटली लास्ट स्टेप अपना याद रखो कि बहुत सवेयर जब सिम्टम्स होते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन रिजर्व रखनी चाहिए हमें, प्लाज्मा फेरेसिस की या पेरिटोनियल डायलिसिस की। ये सिर्फ थायराइड से रिलेटेड नहीं है, ये किसी भी डिजीज से रिलेटेड हो सकता है। जब हमें सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज को कवर करना हो, जब हमें उनको चेकआउट करके ब्लड से या प्लाज्मा से सेपरेट करना हो, उसमें हम प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हैं। पास्ट में पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता था जो कि रिलेटिवली चीपर है, लेकिन होता क्या है कि वो सिर्फ पेरिटोनियल क्लींजिंग कॉज करता है, जबकि प्लाज्मा फेरेसिस आपके पूरे प्लाज्मा को क्लीन करता है। बट अनफॉर्चुनेटली प्लाज्मा फेरेसिस इज रिलेटिवली हाई रिस्क एंड वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो ये हम लिखते जरूर हैं बुक्स में, लेकिन करते तभी हैं जब हमारा कोई सवेयर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ हो, एंटीबॉडीज को अलग करने के लिए हम वे करते हैं इसके बेनिफिट्स और इसके एडवर्स इफेक्ट्स को, तो वहाँ पे बेनिफिट्स आर गोइंग टू
outweigh your adverse effects. देन थायराइड की कॉम्प्लिकेशन जिसमें आपकी ऑफ्थेल्मोपैथी आती है, जिसमें आप कहते हो एक्सॉफ्थेल्मोस हुआ होता है या आई प्रोट्रूजन हुई भी होती है। वो क्यों होती है? वो आपके रिट्रोबल्बर इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। तो अगर आप शॉर्ट कोर्स ऑफ प्रेडनिसोन विच इज योर कॉर्टिकोस्टेरॉइड वो दे दोगे तो आपकी ऑफ्थेल्मोपैथी जो है वो क्योर हो जाएगी। एंड देन जो आपके स्किन पे सिम्टम्स आए हुए होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, राइट। लास्ट स्लाइड में नॉन टॉक्सिक गॉइटर जिसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, सिर्फ स्वेलिंग हुई भी है, T3 T4 भी जो है वो कम हुआ हुआ है, रादर ज्यादा नहीं हुआ हुआ, उसमें हम सिंपली क्या करेंगे, आयोडाइड दे देंगे। दैट्स इट। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? वी स्टिल हैव 7 minutes so you can ask questions. ओके सो लिसन, आपको T3 T4 तो सिंपली पता है। हाइपर, यस आई विल, जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा जी, आपको ये सिंपली ये तो पता है कि हाइपर थायरॉइडिज्म मीन ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। जब ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन होगी तो सर्कुलेटिंग T3 T4 तो ज्यादा होंगे, लेकिन क्या होगा कि जब वो सर्कुलेटरी T3 T4 ज्यादा होते हैं तो ये वाला डायग्राम देखो, दिस इज फॉर यू नाइजा। ये वाला डायग्राम देखिए आप वापस, दिस कमिंग ओवर हियर, दिस वन, ठीक है। दिस जब T3 T4 हाइपरथायरॉइडिज्म में ज्यादा होते हैं तो वो नेगेटिव फीडबैक से एंटीरियर पिट्यूटरी की TSH सिक्रीशन को सप्रेस कर देंगे। तो हाइपरथायरॉइडिज्म में T3 T4 इंक्रीज्ड एंड TSH डिक्रीज्ड, TSH रिवर्स चलता है। और हाइपोथायरॉइडिज्म में T3 T4 डिक्रीज्ड एंड TSH इंक्रीज्ड, क्योंकि बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म उस T3 T4 की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए ज्यादा TSH प्रोड्यूस कर रहा होगा। और डायग्नोस्टिकली अगर आपको MCQ आता है तो हम T3 T4 की बजाय TSH को ज्यादा वैल्यू देते हैं। हाइपरथायरॉइडिज्म में TSH कम होगा और हाइपोथायरॉइडिज्म में सर्कुलेटिंग TSH ज्यादा होगा, राइट। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट आ जाएंगे हम जी स्लाइड 22 वाला क्वेश्चन, which was your methimazole and propylthiouracil. I said that clinically methimazole जो है वो ज्यादा important है as compared to your propylthiouracil, और उसकी रीजन क्या थी वहां पर कि मेथिमाजोल की हाफ लाइफ ज्यादा है, यानी उसका इफेक्ट ज्यादा देर के लिए रहता है। मेथिमाजोल रिलेटिवली कम प्रोटीन बाउंड है, ज्यादा अच्छा एक्ट करती है, और मेथिमाजोल उतना सवेयर हेपेटाइटिस कॉज नहीं करती जितना प्रोपाइलथायोयूरेसिल करेगी। तो नॉर्मल सिनेरियोज में हम किसको प्रेफर करेंगे? मेथिमाजोल को, क्योंकि प्रोपाइलथायोयूरेसिल हैज अ ब्लैक बॉक्स वार्निंग ऑफ हेपेटाइटिस। लेकिन इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रोपाइलथायोयूरेसिल हाईली प्रोटीन बाउंड है, हाईली प्रोटीन बाउंड जो है ड्रग जो है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी, या रिलेटिवली कम करेगी, करती जरूर है बट रिलेटिवली कम करती है। तो क्योंकि प्रोपाइलथायोयूरेसिल जो है वो प्लेसेंटल बैरियर को कम क्रॉस करती है, इसलिए वो रिलेटिवली सेफ है इन प्रेगनेंसी, ठीक है, ये याद रखने के लिए। And then was the third question, which was related to your thyroid storm. Here comes your thyroid storm. I said that thyroid storm is an emergency of hyperthyroidism. कुछ बुक्स इसको थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहती हैं। तो वेयर थायरोटॉक्सिकोसिस, जिसमें थायराइड हार्मोन इतना ज्यादा सर्कुलेट कर रहा होता है कि पेशेंट को काफी एक्सेसिव सिम्टम्स आ रहे होते हैं, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो कार्डिक सिम्टम्स में एफिब में भी जा सकता है पेशेंट। एफिब मीन्स एट्रियल फिब्रिलेशन, अल्टीमेटली लीडिंग टू डेथ। तो यहाँ पे हमने सिम्टोमेटिकली पहले क्या करना है, कार्डिक सिम्टम्स को प्रिवेंट करना है, जिसके लिए पहली ड्रग हमारे पास होगी बीटा ब्लॉकर, जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेगी और साथ इन एडिशन जो आपकी सर्कुलेटिंग T4 है उसको T3 में कन्वर्ट नहीं होने देगी। तो क्या होगा कि जो ऑलरेडी सिक्रेटेड हार्मोन है इसकी इमरजेंसी मैनेजमेंट होगी। अब इसको मैं कोरिलेट करती होती हूँ GIT से। GIT में जब एसिडिटी होती है या पेप्टिक अल्सर डिजीज होता है तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, वी ऑल नो दैट। लेकिन जब पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है, उस वक्त जब आप उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दोगे तो वो तो सिंथेसिस और सिक्रीशन पे एक्ट करेगा। ऑलरेडी सिक्रेटेड एसिड को कौन डील करेगा? तो इमरजेंसी में जो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है वो चेंज हो जाती है। इमरजेंसी में आपकी ड्रग ऑफ चॉइस वहां पर एंटासिड बन जाती है, जो ऑलरेडी सिक्रेटेड एसिड को एंटागनाइज करती है। सिमिलरली थायराइड स्टॉर्म के पेशेंट में अगर आप प्रोपाइलथायोयूरेसिल या मेथिमाजोल देते हो तो वो तो सिंथेसिस या ऑर्गेनिफिकेशन पे एक्ट करेगी। जो ऑलरेडी सिक्रेटेड थायराइड हार्मोन है उसको कौन कंट्रोल करेगा? तो इसलिए इमरजेंसी ऑफ थायराइड स्टॉर्म में हमारी ड्रग ऑफ चॉइस चेंज होकर प्रोप्रानोलॉल में कन्वर्ट हो जाती है।
और जिन केसेस में प्रोप्रानोलॉल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वहां पर हम डेल्टाइजिन को प्रेफर करते हैं. आई होप इट्स क्लियर नाउ. एनीथिंग एल्स? इस टॉपिक में से जितने भी यूक्यूज बन सकते थे मैंने वो सब सेपरेटली आपसे डिस्कस कर रही हैं. इससे रिलेटेड जितने भी वाइवा में क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं इस कॉलेज में भी और मेरे प्रीवियस कॉलेजेस में भी, मैंने वो भी सारे इस लेक्चर में आपसे डिस्कस कर रही हैं. नाउ द पीपल हु आर नॉट लिसनिंग दे हैव अ बैड लक. आई एम सॉरी. फिर उसके बाद आप समझो कि अगर आप बुक रीड करके एक अच्छे क्लिनिशियन बन जाओगे या एग्जाम में क्वेश्चन आंसर करोगे एंड देन यू पीपल आर फाउंड यूजिंग योर एग्जामिनर्स के जी क्वेश्चन बहुत आउट ऑफ द वे पूछ लिए. पेशेंट कभी कस्टमाइज होकर नहीं आता, ना ही बुकिश प्रेजेंटेशन के साथ आता है. You are supposed to be prepared for every alteration, every aspect of disease and every aspect of treatment. वरना फिर अगर कोरोना जैसा सिचुएशन आएगी, बेटा प्रोप्रानोलॉल इज अ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, तो वो पूरी बॉडी में जहां जहां पे कैटेकोलामिन एक्सेस वाले सिम्टम्स आ रहे होते हैं उन सबको कंट्रोल कर लेता है. लेकिन मैंने अगर आप स्लाइड देखोगे तो प्रोप्रानोलॉल के अलावा मैंने एटिनोलॉल, मीटोप्रोलॉल उनका भी जिक्र किया था. और नेचुरली जब प्रोप्रानोलॉल हम नहीं दे रहे उसकी जगह पे डेल्टाइजिन दे रहे हैं तो वो तो कार्डिक कंट्रोल ही सिर्फ प्रोड्यूस करिए ना, बाकी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स नहीं दे रही. याद करो प्रोप्रानोलॉल नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर थी और वो ब्लड प्रेशर को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर रही थी क्योंकि वो रेनिन रिलीज को भी प्रिवेंट करती है, वो ओवरऑल सारे हीमोडायनामिक्स जो है उनको कंट्रोल करती है, जबकि जो बीटा 1 सेलेक्टिव है वो सिर्फ हार्ट के ऊपर ही एक्ट कर रहे होते हैं. So, I hope we are all clear. You're welcome. And this lecture was supposed to happen previously on Wednesday, फिर ईद हॉलीडे आ गई. Then it was supposed to happen on Monday, बट हमने उसको इस तरह से रीएडजस्ट कर लिया ताकि ये पहले हो गया. अब आपका मंडे को जहाँ पे ये प्लान था वहाँ पे गॉनेटल हार्मोन्स का लेक्चर हो जाएगा सैटरडे और मंडे को. वैसे तो आप लोगों को कुछ समझाने का फायदा नहीं है, बट स्टिल प्लीज जब आपका टेस्ट होता है तो स्टॉप कॉपिंग गूगल. घर बैठ के एटलीस्ट आपको उसमें तो यू डू नॉट हैव ऑल दोज एक्सक्यूजेस दैट वी हैव सो मच प्रेशर एंड वी आर अंडरगोइंग सो मच स्ट्रेस इन एवेसिना एंड वी हैव टू स्टे टिल इवनिंग्स, बट स्टिल ऑल यू आर डूइंग इज कॉपिंग योर गूगल. एंड बिलीव मी, इवन इफ यू गेन मार्क्स यू ऑल आर लूजिंग रिस्पेक्ट, क्योंकि आपका ख्याल है हमें पता नहीं चलता कि हु इज केपेबल ऑफ व्हाट. कौन सा बच्चा बुक से कॉपी कर रहा है आंसर, कौन सा बच्चा गूगल से कॉपी कर रहा है आंसर. कॉपी पेस्ट के भी कोई एटिकेट्स होते हैं. अगर आप कॉपी भी कर रहे होते हो कॉपी वालों को भी कम मार्क्स ही मिले, हमने कॉपी पेस्ट वालों को भी मार्क्स नहीं दिए. आई डोंट नो कौन से टीचर के पास आपका कौन सा क्वेश्चन आया, बट द क्वेश्चन आई एम आउट. मैं नेचुरली जब आपने लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट वाले को मैंने बहुत मिनिमम मार्क्स दिए थे बिकॉज आई कैन सी कि आपने कहाँ से कॉपी किया. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि जब आप किसी चीज को गूगल करते हो तो गूगल, ठीक है, आप जब रेस्क्यू थेरेपी गूगल में लिखोगे तो गूगल तो आपको रेस्क्यू का वही मतलब बताएगा ना जो उसको इंग्लिश में पता है, वो उसको कभी भी हमारे रेफरेंस से नहीं बताएगा. अच्छा, फिर जिसने मेडिकल रेलेवेंस से भी जब गूगल ने बताया तो गूगल को तो नहीं पता था कि आपका एएनएस का टेस्ट नहीं है या रेस्पिरेशन का टेस्ट नहीं है बल्कि आप कीमोथेरेपी का टेस्ट दे रहे हो. तो नेचुरली उसने कीमोथेरेपी वाली रेस्क्यू थेरेपी नहीं बताई, उसने आपको एस्थमा की रेस्क्यू थेरेपी बताई. और मेरी मोस्ट इंटेलिजेंट क्लास ने क्या किया, वो एस्थमा की एग्जाम्पल रिपीटेडली कॉपी पेस्ट करके मुझे दे दी. कुछ स्टूडेंट्स ने तो बॉदर किया कि एटलीस्ट वो गूगल के कॉपी पेस्ट का फॉन्ट चेंज कर लें, जबकि बाकियों ने तो फॉन्ट बदलने की भी जहमत नहीं की. जो लोग बुक से कॉपी पेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने ये भी जहमत नहीं की कि जहां पे बुक में बीच में ब्रैकेट्स दिए होते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए होते हैं, हम वही रिमूव कर दें. ये सारी बात मैं यहाँ पे ये इसलिए कह रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप कॉपी पेस्ट करो तो एटलीस्ट उसको इंटेलिजेंटली करो. अगर आप पढ़ के कॉपी पेस्ट भी कर दोगे ना तो आप एक दफा पढ़ लोगे तो नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम आएगा तो यू वुड नो कि कैटजेन के अंदर रेस्क्यू थेरेपी मुझे कहाँ मिलेगी और उसका आंसर मैंने किस तरह से देना है. थैंक यू वेरी मच. वी आर ओवर द टाइम.